नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बाह्य प्रक्रिया भाग 2 में पवन के कार्य और उनसे निर्मित होने वाली भू आकृतियाँ। यह बाह्य प्रक्रिया भाग 2 का ही हिस्सा है। इसके पहले हमने पढ़ा था नदी के कार्य और भू आकृतियाँ, फिर हमने देखा था हिमानी के कार्य और भू आकृतियाँ। आज हम देखेंगे पवन के कार्य और भू आकृतियाँ। पवन बच्चों, पवन का जो कार्य होता है वह मुख्य रूप से मरुस्थली और कम वर्षा वाले प्रदेशों में अधिक होता है, जहाँ उन स्थानों पर जहाँ पर पवन अपने साथ आसानी से मिट्टियों को उड़ा ले जा सके। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे मरुस्थली प्रदेशों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। मरुस्थली प्रदेशों में वो चीज़ कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ पर हवा का जो कार्य होता है वह अधिक होता है। मरुस्थलीय प्रदेश में प्रायः उष्णकटिबंध क्षेत्र के कर्क एवं मकर वृत्तों के आसपास पाए जाते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश में वार्षिक मान की जो मात्रा होती है वह 250 मिलीमीटर वृत्तों के आसपास पाई जाती है। वर्षमान की अपेक्षा वाष्पीभवन अधिक मात्रा में होने से यहाँ जल की कम मात्रा उपलब्ध होती है। मरुस्थलीय प्रदेशों में वाष्पीभवन की प्रक्रिया अधिक होती है। वर्षा की मात्रा कम होने से वनस्पतियों का आच्छादन विरल रूप में पाया जाता है और रोध कम होने से पवन का कार्य प्रभावी होता है। जो मरुस्थलीय प्रदेश है वहाँ पर वनस्पतियाँ बहुत दूर दूर पाई जाती हैं और वनस्पतियाँ दूर दूर होने के कारण हवा के साथ जो मिट्टी, कंकड़, छोटे छोटे पत्थर उड़ाकर जो लाए जाते हैं उनका अवरोध बहुत कम होता है, उनका रुकावट बहुत कम होता है। इसलिए मरुस्थलीय प्रदेशों में पवन के जो कार्य हैं वह मुख्य रूप से अधिक प्रभावी होते हैं। बच्चों, अन्य कार्यों के समान अन्य कार्य आपने देखा नदी के कार्य और हिमानी के कार्य, उनके समान पवन भी अपक्षरण, वहन और निक्षेपण का कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे पवन के अपक्षरण कार्य क्या है और उनसे कौन कौन सी भू आकृतियों का निर्माण होता है। तो बच्चों, पवन अपक्षरण कार्य में पवन अपने साथ रेती और पत्थर जैसे पदार्थ बहाकर ले जाता है, जिससे पवन के मार्ग में स्थित चट्टानों के ऊपर वाले और नीचे वाले भागों पर पदार्थ टकराने अथवा उनसे घिस जाने से इन भागों का अपक्षरण होता है, जिससे पवन का अपवर्तन कार्य शुरू हो जाता है। तो इस अपक्षरण कार्य से कौन कौन सी आकृतियों का निर्माण होता है, जिसमें नंबर 1 है हमारा अपक्षरण खड्ड। खड्ड भी कहते हैं, गड्ढे भी कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ये एक गड्ढा है। यहाँ पे देखिए हवा के द्वारा जो यहाँ की मिट्टी या रेत है वो गोल 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 घूमते हुए नीचे जो है वह काफ़ी गहरा एक गड्ढा तैयार कर देती है। बहुत तेज़ी की हवा की वेग की तरह यहाँ पर रेती का भी वेग समान हो जाता है। मरुस्थलीय प्रदेशों में पवन की जो गति है वह अपने साथ रेत को भी या वहाँ की मिट्टी को भी अपनी गति के समान ऊपर उड़ाती है और इससे रेत का यहाँ पर जो रेत है उसका दूर तक, काफ़ी दूर तक वहन किया जाता है और उस स्थान पर एक गड्ढा तैयार हो जाता है। यहाँ पे देखिए ऐसे गड्ढों को ही हम क्या कहते हैं, अपक्षरण खड्ड कहते हैं। जैसे इजिप्ट देश में कतारा खड्ड ऐसी ही प्रक्रिया से निर्मित हुआ है। इस गड्ढों की जो गहराई होती है बच्चों वह 133 मीटर तक होती है। नंबर 2 है भूछत्र चट्टान। भूछत्र चट्टान का निर्माण कैसे देख रहे हैं आप, एक चट्टान है लेकिन यहाँ का नीचे का घर्षण ज़्यादा हुआ है, अपरदन कार्य, अपक्षरण कार्य अधिक हुआ है। यहाँ की चट्टान पतली हो गई है और ऊपर की चट्टान क्या है, वैसे ही पड़ी है। तो यह कैसे हुआ होगा बच्चों, पवन के अपक्षरण कार्य से
तैयार होने वाला भूरूप जो है वह पवन के मार्ग में आने वाली ऊंची चट्टानों पर पवन के साथ बहकर आने वाले रेत के कणों का आघात होता है। यहाँ पर चोट पहुँचती है बच्चों। पवन के साथ आने वाली जो रेत के कण हैं, जैसे आप कहीं जाते हैं, आंधी आने लगती है तो उनके साथ जो देखिए आप छोटे छोटे कण होते हैं जो हमारे शरीर पर, हमारे चेहरे पर ऐसा लगता है कि चोट कर रहे हैं, तो हमारे पास छतरी है या हम कहीं भाग के छिप जाते हैं, तो उसमें भी हवा जब तेज़ चलती है तो यहाँ पे तो कम वर्षा होती है, मरुस्थलीय भाग है, तो यहाँ पर हवा के साथ जो चट्टानें या जो रेत के कण आते हैं वह चट्टानों पर आघात करते हैं, चोट करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें क्या है बच्चों कि जो चट्टानों के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं वह हवा के साथ तो उड़ते हैं, लेकिन उनकी जो पृथ्वी से या पृथ्वी सतह से उनकी जो ऊंचाई होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि बड़े बड़े होने के कारण उनका वेट जो होता है वह क्या होता है, बढ़ जाता है। और वेट जब बढ़ जाता है तो वह अधिक ऊपर तक नहीं उड़ पाते हैं, तो वह पृथ्वी के करीबी सतह से उड़ते हैं। और उनसे जो हल्की या उनसे जो छोटे कण होते हैं, उनसे हल्के होते हैं, वह हवा के साथ उनसे ऊपर उड़ते हैं। और जो ऊपर उड़ते हैं तो इनका काफ़ी तेज उनका आघात होता है, क्योंकि वो हल्के हैं। हवा की गति जितनी तेज है उनके उड़ने की गति भी उतनी ही तेज होती है। तो जब तेज उड़ते हैं तो चट्टानों पर काफ़ी चोट करते हैं, उनका घर्षण करते हैं, जिसके कारण दोनों चट्टानों के बीच का जो भाग है, ये देखिए, ये जो बीच का भाग है उनका अपरदन कार्य या अपक्षरण कार्य अधिक होता है, जिसके कारण ऐसे चट्टानों का आकार एक छाते के जैसा दिखाई देता है, एक छाते के जैसा हो जाता है। और इसी आकार वाले चट्टानों को हम भूछत्र चट्टान कहते हैं।